वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। बच्चों, हम आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में आपका पेपर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स का यूनिट नंबर थर्ड पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर सेकंड जो आपका था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये भी आपका समाप्ति की तरफ है। तो ये है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, ठोस की जालक ऊष्मा चालकता। ठोस की जालक ऊष्मा चालकता। तो बच्चों, ठोस की जालक ऊष्मा चालकता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखो, ठोस की ऊष्मा चालकता के क्या सिद्धांत है। जब किसी छड़ को, यदि मैं किसी एक छड़ लूं, यदि मैं कोई एक लोहे की छड़ लूं और इस छड़ को एक सिरे से गर्म करूं, क्या करूं, इस छड़ को लगातार एक सिरे से गर्म करूं, तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो यदि मैं छड़ का ये हिस्सा गर्म करूंगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से छड़ का दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अर्थात बोल सकता हूं मैं कि जब किसी छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे के परमाणु ऊष्मा लेकर क्या करेंगे, जब किसी छड़ को एक सिरे को गर्म कर रहे हैं यहां से, ठीक है ना, तो छड़ के ये वाले परमाणु जो हैं यहां से ऊष्मा लेकर कहां जाएंगे, छड़ के दूसरे सिरे की तरफ, और अधिक आयाम से कंपन करेंगे। कौन से वाले परमाणु, जहां पर आप छड़ को गर्म कर रहे हो। गर्म करने से क्या मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, लगातार कंपन करेंगे, और यहाँ पर जो कंपनों का आयाम होगा वो अधिकतम होगा और यहाँ कंपनों का आयाम थोड़ा कम होगा। इसके पश्चात वे अपने पड़ोसी परमाणु या आयनों को ऊष्मा देकर उनके आयामों में वृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु अपने पास वाले परमाणुओं को ऊष्मा देकर क्या करवाता है बच्चों, कंपन करवाता है। कब, जब आप किसी एक छड़ को लेते हो और उसको गर्म करते हो। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि छड़ के गर्म करने से ऊष्मा का क्या हो रहा है, संचरण। ऊष्मा का संचरण हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और किसके रूप में हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपनों का आयाम अधिकतम है और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं उनके कंपनों का आयाम थोड़ा यहाँ के अकॉर्डिंग कम है। ओके, तो बच्चों मैं बोलूं या फिर हम जानते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में बात करता हूं मैं, क्रिस्टल या ठोसों की, उनमें जो ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा ये मतलब हीट का जो फ्लो होता है एक सिरे से दूसरे सिरे पर, वो किसके रूप में होता है, फोटोन के द्वारा, फोनोन के द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। किसमें, क्रिस्टल में जो ऊष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा होता है, फोटोन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री होल, फ्री इलेक्ट्रॉन होल के द्वारा क्या होता है, क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्रिस्टल ये जो ठोस होते हैं, उनमें ऊष्मा का संचरण किस किस के द्वारा होता है बच्चों, या तो फोनोन के रूप में, फोटोन के रूप में, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री होल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रूप में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण। और यदि मैं स्पेसिफिक रूप से बात करूं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, अर्थात धातु और अधातुओं की, तो धातुओं में जो ऊष्मा का संचरण होगा वो क्या होगा, जो धातु होते हैं आपके मेटल्स, धातुओं में जो ऊष्मा का संचरण होगा वो किसके द्वारा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री गैस के द्वारा। किसके द्वारा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री गैस के द्वारा। और इसी प्रकार अधातुओं में जो ऊष्मा का संचरण होगा बच्चों वो किसके रूप में होगा, देखना, अधातुओं में जो ऊष्मा का संचरण होगा वो ओनली ऑन किसके रूप में होगा, फोनोन के रूप में। किसके रूप में होगा बच्चों, फोनोन के रूप में। और इस पूरे चैप्टर में हम फोनोन के बारे में, पहले हमने फोनोन का कंसेप्ट दिया था, फोनोन क्या होते हैं कि क्रिस्टल जो होते हैं लीनियरली अरेंज होते हैं एटम, उनमें कंपन के कारण
जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो किसके रूप में होगी, फोनॉन के रूप में। और फोनॉन की प्रकृति सेम आपकी फोटोन की तरह होगी और इनकी ऊर्जा भी एक प्रकार से दी जाएगी। दोनों एक ही प्रकार की स्टैटिक्स का पालन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। अर्थात फोनॉन और फोटोन दोनों क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं अधातुओं में ऊष्मा का संचरण फोनॉन के द्वारा होता है, क्योंकि जालक के कंपनों का संचरण ध्वनि वेग से होता है। क्योंकि जो जालक आप मान रहे हो, लैटिस जालक में जो कंपन उत्पन्न होंगे, शुरू में हमने क्या माना था, फोनॉन का कंसेप्ट दिया था, तो एक लीनियरली अरेंज एटम की चेन है। तो इसमें क्या होगा, यदि मैं एक सिरे पर क्या दूंगा, कंपन कराऊंगा, तो लगातार क्या होंगे, कंपन उत्पन्न होंगे। और एक कंपन किसके रूप में उत्पन्न होंगे बच्चों, ध्वनि के वेग के रूप में। इसलिए बोल रहे हैं हम कि धातुओं में जो ऊष्मा का संचरण होगा वो किसके द्वारा होगा, फोनॉन के द्वारा। और फोनॉन का कंसेप्ट क्यों लिया, क्योंकि जो क्रिस्टल है उसमें जो कंपन उत्पन्न होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ध्वनि के वेग की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपने रस्सी देखी हो, दो सिरों से रस्सियां बंधी हुई है, यदि आप उसको बीच में से कंपन करा कर विस्थापित करके ऊपर या नीचे विस्थापित करके छोड़ोगे तो लगातार क्या करेगी, कंपन करेगी और कुछ ना कुछ साउंड डेवलप करेगी। तो बच्चों, ऊष्मा का संचरण भी ध्वनि वेग से हम मान सकते हैं, किनमें, अधातुओं में या फिर जालक में। यदि मैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊष्मा का संचरण का ऊष्मा चालकता गुणांक को देखो, पहले तो मैं ऊष्मा चालकता गुणांक को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, के से। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो ऊष्मा चालकता गुणांक है, देखो कैपिटल के टुल, जो अपन टोटल ऊष्मा चालकता गुणांक देखेंगे, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल के द्वारा, वो किसके बराबर होगा, कैपिटल के फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस कैपिटल के लैटिस के बराबर। ओके, हमको यही निकालना है आपका ठोसों की जालक ऊष्मा चालकता। तो ये था इसका कंसेप्ट बच्चों। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसकी क्या थ्योरी है। तो आपको धातु अधातु, फोनॉन फोटोन, कैसे ऊष्मा का संचरण होता है वो पता चला। तो देखो बच्चों, जब किसी छड़ को एक सिरे को गर्म किया जाता है, जब किसी छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो छड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन छड़ के दूसरे सिरे की तरफ संचरण करने लगते हैं, जिससे छड़ का दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा। यहां छड़ के कंपनों के आयाम अधिकतम होते हैं। ओके, क्या करेंगे भाई, जो हमने बात पहले डिस्कस की थी कि छड़ के किसी एक सिरे को गर्म किया जा रहा है, तो छड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि अधिक आयाम से कंपन कर रहे हैं वो दूसरे सिरे की तरफ संचरण करेंगे, तो छड़ का दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म। यहाँ ऊष्मा का, या फिर बोल सकते हो यहाँ छड़ के गर्म होने का कारण, छड़ के गर्म होने का कारण ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, क्या होता है, छड़ के गर्म होने के कारण ऊष्मा का संचरण।
और क्रिस्टलों में ऊष्मा का संचरण बच्चों मैंने बताया किस किस रूप में होता है या किसके द्वारा होता है। चूंकि क्रिस्टलों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है बच्चों? देखो, फोटॉन, फोनॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री होल, फ्री गैस और फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर के द्वारा। ओके, किन किन के द्वारा होता है? फोटोन के द्वारा, फोनॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन जो कि कैसे हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होल पेयर और मुक्त गैस के रूप में। उसके पश्चात हमने बात की थी धातुओं और अधातुओं में। जो क्रिस्टल जो होता है उसमें जो धातु और अधातु होते हैं उनमें ऊष्मा का संचरण किस रूप में होगा? तो देखो बच्चों, धातुओं में ऊष्मा का संचरण फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री गैस के द्वारा ही होगा। ओनली ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री गैस के द्वारा होता है, जबकि अधातुओं में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होगा बच्चों? फोनॉन के द्वारा। ऊष्मा का संचरण फोनॉन, क्या बच्चों? फोनॉन के द्वारा होता है। और जो अधातु मान रहे हो आप, ये किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप। तो क्रिस्टल में फोनॉन ध्वनि तरंगों के कंपनों के रूप में उत्पन्न होता है। क्रिस्टल में फोनॉन ध्वनि तरंगों के कंपनों के रूप में उत्पन्न होता है। तो अतः आप बोल सकते हो कि क्रिस्टल में जो ऊष्मा का संचरण हो रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वो किसके रूप में होगा? ध्वनि तरंगों के रूप में। किसके रूप में होगा बच्चों? ध्वनि तरंगों के रूप में। अब यदि हम ऊष्मा चालकता गुणांक को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करें, तो कैपिटल के यदि ऊष्मा चालकता गुणांक कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, किससे? कैपिटल के से। तो कैपिटल के ऊष्मा चालकता गुणांक किस किस के कारण होगा? जैसे आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी, तो इंटरनल एनर्जी किसके कारण आती थी? U ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस U ऑफ लैटिस के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर। इसी प्रकार जो आपका ऊष्मा चालकता गुणांक है वो किसके बराबर आएगा? K बराबर K फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस K लैटिस के बराबर, K जालक के बराबर, इन दोनों के योगफल के बराबर। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि ऊष्मा चालकता गुणांक थर्मल कंडक्टिविटी फैक्टर ऊष्मा चालकता गुणांक को कैपिटल के से प्रदर्शित
करें तो ठोसों के लिए, तो ठोसों के लिए कुल ऊष्मा चालकता गुणांक, ठोसों के लिए बच्चों क्या, कुल ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है, कैपिटल के ऊष्मा चालकता गुणांक कैपिटल के इक्वल टू किस किस के बराबर होगा बच्चों, के इलेक्ट्रॉन, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप छड़ को गर्म कर रहे हो तो क्या उत्पन्न हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाके क्या कर रहे हैं, छड़ को गर्म कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ऊष्मा का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, हायर टेम्परेचर मीडियम टू लोअर टेम्परेचर मीडियम, के इलेक्ट्रॉन प्लस के लैटिस। क्या होगा बच्चों, कैपिटल के जो टोटल आपका ऊष्मा चालकता गुणांक होगा ठोस का, इलेक्ट्रॉन और लैटिस के योगफल के तुल्य होगा। अब यदि मैं कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट वाले छड़ के एक सिरे को गर्म करूं तो देखो, पहले मैं मान लूं, देखो ये बी, ये छड़ है आपकी बी सी और ये ए, ये P और ये Q, ये P और ये Q। इस छड़ का टेम्परेचर T है बच्चों, क्या है T, B वाली छड़ का टेम्परेचर क्या है T। अब B से ऊपर जाऊंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा T प्लस dt, और इन दोनों छड़ों के मध्य की दूरी जो है लैम्बडा के बराबर है, लैम्बडा यहाँ पर है कि नहीं, दो पाथ मान लो आप इसको, छड़ों को B और C को बीच का जो अंतराल है उसको बोल रहे हैं हम माध्य मुक्त पथ, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्बडा से, और नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा T माइनस dt, ये भी लैम्बडा के बराबर। देखना बच्चों, 20 A और C जो आपकी छड़ है क्रिस्टल में किसको दर्शा रहा है, डायग्राम ऊष्मा के संचरण को, क्रिस्टल में ऊष्मा संचरण, क्रिस्टल में ऊष्मा संचरण। ओके, तो देखो यदि मैं किसी कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट वाले छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो छड़ चालन द्वारा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, तो छड़ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाह, या फिर आप बोल सकते हो ऊष्मा धारा घनत्व ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होगा, जब आप छड़ के किसी एक सिरे को, जैसे इसको मान लूं कैपिटल ए और कैपिटल बी, किसी एक सिरे को आप गर्म कर रहे हो तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बी की तरफ मोशन करेंगे, और बी की तरफ मोशन करने से क्या होगा, यहाँ से ऊष्मा का संचरण कहाँ होगा, बी की तरफ, हायर टेम्परेचर वाले क्षेत्र से लोअर टेम्परेचर वाले क्षेत्र की तरफ। और इस छड़ का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल ए। तो हम प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाह की दर देखें तो देखो किसके बराबर होगी, अतः प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाह, देखो यदि कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट वाली छड़ को, यदि कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट वाली छड़ को गर्म करते हैं तो ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाले क्षेत्र से निम्न ताप वाले क्षेत्र की तरफ होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाले क्षेत्र से
कम ताप वाले, अधिक ताप वाले क्षेत्र से कम ताप वाले क्षेत्र की तरफ होता है। तो प्रति सेकंड प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाह की दर, या फिर बोल सकते हो आप ताप प्रवणता। तो प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाह की दर, अर्थात ताप प्रवणता क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर ए से बी तक जा रहे हैं, जब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अर्थात ताप प्रवणता, देखो किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ताप प्रवणता को, या धारा घनत्व ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा प्रवाह अर्थात ऊष्मा धारा घनत्व, ऊष्मा प्रवाह अर्थात ऊष्मा प्रवाह या फिर ऊष्मा धारा घनत्व ताप प्रवणता के, ऊष्मा धारा घनत्व ताप प्रवणता के क्या होती है, समानुपाती होती है। ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। और इसको बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे हम प्रति सेकंड ऊष्मा प्रवाह या फिर ऊष्मा धारा घनत्व जो है आपकी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। और कैपिटल आर देखो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर बराबर माइनस के dt ओवर dx, वेबर पर मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दोगे, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर के क्या है आपका, ऊष्मा चालकता गुणांक, dt क्या है, ताप में परिवर्तन, और dx किसके सापेक्ष हो रहा है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, कितनी दूरी है, कितनी दूरी के पश्चात टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसको बोलोगे आप ताप प्रवणता। क्या बोलोगे, ताप प्रवणता, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप कैपिटल आर से, जहां कैपिटल के छड़ के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक dt ओवर dx दूरी के साथ ताप के परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट कर रही है, अर्थात ताप प्रवणता को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो बच्चों, आप ये डायग्राम जो आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम में किसी क्रिस्टल में जालक द्वारा ऊष्मा का संचरण, ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, किसी क्रिस्टल जालक में जो ऊष्मा का संचरण हो रहा है, तो ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होगा, फोनोन के द्वारा, हम पता लगा चुके हैं। और फोनोन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होगा, उसके लिए हमको क्या ज्ञात करना है, ऊष्मा चालकता गुणांक। क्या ज्ञात करना है बच्चों, ऊष्मा चालकता गुणांक। तो हम किसी जालक में क्रिस्टल को फोनोन गैस के रूप में मानते हैं। क्रिस्टल को किसके रूप में मानेंगे, फोनोन गैस के रूप में। अब इस फोनोन गैस में जो ऊष्मा का संचरण हो रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए बच्चों हम एन फोनोन वाले गैस पर विचार करते हैं, जिसमें ताप प्रवणता भी होगी। तो देखो, जैसा कि आपका चित्र में दर्शाया है, जैसे एक चित्र है आपका क्रिस्टल में ऊष्मा का संचरण, इसके आधार पर देखना बच्चों, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल ए आपकी क्या है, लगातार 3 छड़ हैं। तो देखो, माना 2 समांतर तल कैपिटल ए तथा कैपिटल सी, दिख रहा है, कैपिटल ए, 2 समांतर तल हैं आपके, कैपिटल ए तथा कैपिटल सी, जो कैपिटल बी के क्या हैं, लगातार समांतर हैं। और कैपिटल बी का टेम्परेचर क्या है, टी, और कैपिटल बी से ऊपर बढ़ोगे तो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, टी प्लस डी टी। नीचे बढ़ोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, टी माइनस डी टी। और इन दोनों छड़ों के मध्य का जो अंतराल है, जिसे हम बोल रहे हैं माध्य मुक्त पथ, वो क्या है, लैम्बडा, और वो क्या है, दोनों का बराबर है। तो देखो, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे मैं अरेंज कर दूं। देखो, माना कैपिटल बी तथा कैपिटल बी के समांतर
कैपिटल बी के समांतर कैपिटल ए तथा कैपिटल सी दो समांतर तल हैं, जहां कैपिटल बी का ताप तो क्या बच्चों टी तथा ए व सी का ताप कैपिटल ए तथा कैपिटल सी का ताप बी के करस्पॉन्डिंग क्या है बच्चों टी प्लस डी टी तथा टी माइनस डी टी है या नहीं है। देखो डायग्राम। अब यदि हम जो ठोस मान रहे हैं उस ठोस में माध्य वेग सी बार से फोनॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं। यदि ठोस में माध्य वेग सी बार से फोनॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं। अब जो ठोस माना है आपने, उस ठोस में जो एटम्स हैं ठोस के, वो माध्य वेग सी बार से फोनॉन के रूप में क्या कर रहे हैं यादृच्छिक गति कर रहे हैं। जब आप छड़ को गर्म कर रहे हो तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो रहे हैं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे अधिक आयाम से एनर्जी होगी वो किसके द्वारा दी जाएगी फोनॉन के द्वारा। और ये जो फोनॉन होंगे उस ठोस में एक माध्य वेग सी बार से यादृच्छिक रूप से गति करेंगे। तो औसतन n/6 फोनॉन, n/6 क्यों बोल रहा हूं, देखो टोटल n तो क्या है नंबर ऑफ फोनॉन्स की संख्या। अब हम जो क्रिस्टल मान रहे हैं वो क्या मान लो क्यूबिक क्रिस्टल, और क्यूबिक क्रिस्टल में आपके कितने फेस होते हैं बच्चों 6। कितने फेस होते हैं 6। तो देखो तो औसतन कैपिटल n/6 से औसतन कैपिटल n/6 फोनॉन बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ तथा कैपिटल n/6 फोनॉन बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ क्या करेंगे गति करेंगे, बी से सी की तरफ गति करेंगे। देखो बी से सी की तरफ माध्य वेग सी बार से n/6 फोनॉन कहाँ गति करेंगे ए की तरफ। इसी प्रकार बी से सी की तरफ n/6 फोनॉन सी बार वेग से कहाँ गति करेंगे सी की तरफ। तो देखो क्या होगा बच्चों, बी क्या है आपका वो माध्य वाली छड़ है। देखो क्या होगा, इसलिए बी तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोनॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो अतः बी क्षेत्र से एकांक समय में गुजरने वाली फोनॉनों की संख्या या फिर गुजरने वाले फोनॉन कहां से बच्चों बी से ए की तरफ गुजरने वाले, या फिर एकांक समय की जगह लिख सकते हो आप प्रति सेकंड पर सेकंड में गुजरने वाले फोनॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी n/6। n/6 गुजर रहे हैं और किस वेलोसिटी से जा रहे हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी सी बार से। किससे जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी सी बार से। तो देखो हम जानते हैं पहले पढ़ चुके हैं प्रति फोनॉन जो औसत ऊर्जा आती है आपकी क्या आती है 3/2 kBT। चूंकि प्रति फोनॉन
औसतन ऊर्जा प्रति फोनॉन, औसतन ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? 3/2 केवीटी। कितनी होती है? 3/2 केवीटी। तो ए से बी की तरफ ऊष्मा धारा घनत्व कितना हो जाएगा बच्चों? अतः कैपिटल ए से बी की तरफ, कैपिटल ए से बी की तरफ ऊष्मा धारा घनत्व, देखो ध्यान देना एक बार, जो आपने ए बी और सी छड़ मानी थी, हम धारा घनत्व किसको बोल रहे थे? जहां पर ऊष्मा का संचरण हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हो। तो देखो ए का जो टेम्परेचर था वो क्या था? T+dt, और बी का ओनली T। तो धारा घनत्व क्या होगा? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ कुल धारा घनत्व, या फिर बोल सकते हो ऊष्मा, ए से बी की तरफ ऊष्मा धारा घनत्व क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? R1 से। जो आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया था बच्चों, R बराबर -K dt/dx। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 बराबर कितने गुजरने वाले एटम्स की संख्या कितनी है? फोनॉन्स की Nc/6, और इनके करस्पॉन्डिंग जो, या फिर प्रति फोनॉन जो औसतन ऊर्जा होगी वो क्या है? 3/2 केवीटी। और क्या था? dt/dx। क्या था? dt/dx। तो जो परिवर्तन हो रहा है आपका कितना होगा? देखो ए की जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका? ए का टेम्परेचर T+dt माइनस बी का कितना है? T। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? R1 बराबर, देखो इसको काट दो तो क्या हो जाएगा? Nc/, KBT डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका dt। R1 क्या आ गया आपका? ए से बी की ओर ऊष्मा धारा घनत्व Nc/kb dt बाई 4 के बराबर। किसके बराबर हो गया बच्चों? Nc/kb बाई Nc/, इसको t को हटा दो यहां से, क्या हो जाएगा? ये Nc/kb dt बाई 4। ओके। औसतन ऊर्जा ये होती है जब आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? du/dt। तो t से t क्या हो जाएगा? t के सापेक्ष क्या हो जाएगा बच्चों? अवकलन। क्या हो जाएगा? अवकलन। तो ओनली क्या रह जाएगा? 3/2 kb। क्या होगा? 3/2 kb। इसी प्रकार बच्चों अब दूसरा, बी से सी की ओर ऊष्मा घनत्व कितना हो जाएगा? देखो इसी प्रकार कैपिटल बी से सी की ओर ऊष्मा धारा घनत्व, देखो क्या होगा? R2 मान लो, R2 बराबर Nc/, वही Nc/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 kb। और देखो बी का और सी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? देखो अंतिम माइनस प्रारंभिक T-dt और माइनस T। ये किसका है? सी का टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर है बच्चों? सी का। इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया था, देखो सॉरी, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, बी से ऊपर जा रहे थे और फिर बी से नीचे आ रहे थे। मतलब जो Ny6 जो फोटोन जा रहे थे वो कहां से जा रहे थे? बी से। मीन पोजीशन बी से ऊपर ए की तरफ और बी से नीचे ए की तरफ। तो देखो अंतिम टेम्परेचर माइनस प्रारंभिक टेम्परेचर, इसी प्रकार अंतिम टेम्परेचर माइनस प्रारंभिक टेम्परेचर। तो देखो R2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस Nc/kb dt बाई 4। इसको दे दो आप समीकरण नंबर बच्चों 2, समीकरण 2, और इसको समीकरण नंबर 3। तो आपको बी से ए की तरफ और बी से सी की तरफ धारा
या फिर ऊष्मा धारा घनत्व के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो परिणामी ऊष्मा धारा घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों? अतः परिणामी ऊष्मा धारा घनत्व, अतः परिणामी ऊष्मा धारा घनत्व कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। और R2 माइनस R1 देखो किसके बराबर होगा आपका? ये आएगा आपका माइनस एन सी बार के बी बाई एन सी बार के बी बाई 4, और एन सी देखो दोनों क्या है? 4 और 4 तो क्या हो जाएगा? 2, और क्या हो जाएगा ये? dt। क्या हो जाएगा? dt। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। ये क्या आ गया आपका? परिणामी ऊष्मा धारा घनत्व कैपिटल R बराबर R2 माइनस R1 इक्वल टू माइनस एन सी बार के वी डी टी बाई 2 के बराबर। तो देखो बच्चों, अब C और A तल जो हैं उनके बीच जो ताप प्रवणता आएगी, वो देखो क्या आएगी। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको मैं इरेज कर दूं। अब देखेंगे C और एक तल के मध्य जो ताप प्रवणता है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? dt ओवर dx से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? dt ओवर dx से। तो t तो हमको पता है उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है टेम्परेचर में, और dx क्या हो जाएगा? b से a की दूरी कितनी है? लैम्बडा, और b से c की दूरी कितनी है? लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा हो जाएगा dx। तो देखो चूंकि C तथा कैपिटल A के मध्य ताप प्रवणता देखो क्या हो जाएगा? dt ओवर dx इक्वल टू C और A की बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखो अंतिम माइनस प्रारंभिक, भाई अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो A का टेम्परेचर क्या था? T प्लस dt माइनस C का कितना था? T माइनस dt, और dx कितना हो जाएगा? लैम्बडा और लैम्बडा 2 लैम्बडा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 2 लैम्बडा के बराबर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? dt ओवर लैम्बडा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 5। क्या दे दिया? समीकरण नंबर 5। अब आप समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 4 को उठा के कहां रख दो बच्चों? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 5 पे 4 को कहां रख दोगे? समीकरण 1 में। देखो समीकरण 1 क्या था आपका? समीकरण 1 क्या था बच्चों? R बराबर माइनस के dt ओवर dx, यही था, माइनस के dt ओवर dx। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आएगा? R की वैल्यू क्या आई परिणामी? समीकरण नंबर 4 से माइनस एन सी बार के बी बाई 2 और ये dt इक्वल टू माइनस के dt ओवर dx की वैल्यू कितनी आई है आपकी? dt ओवर लैम्बडा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट पहले तो, और आपका k ही तो निकालना है आपको। k क्या है आपका? k क्या है बच्चों आपका? कुल ऊष्मा चालकता गुणांक। कुल ऊष्मा चालकता गुणांक। तो देखो क्या हो जाएगा? कैपिटल K बराबर, अतः कैपिटल K बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसको सॉल्व करोगे जब, और ये किसके कारण आएगा? ओनली ऑन लैटिस के कारण, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो योगदान होगा इसमें क्या होगा? नगण्य के बराबर। किसके बराबर होगा? नगण्य के बराबर, या फिर बोल सकते हो किसके लिए निकाल रहे थे? जालक के लिए। तो के लैटिस क्या हो जाएगा आपका? के लैटिस इक्वल टू एन सी बार के बी लैम्बडा, एन सी बार के बी लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2। तो लैटिस के लिए, जालक के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक कितना प्राप्त हो गया आपका? एन सी बार के बी लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 6। क्या दे दिया? समीकरण नंबर 6।
परंतु हम जानते हैं जो ठोस है, ठोस के जालक के कारण विशिष्ट ऊष्मा में योगदान कितना होता है, परंतु ठोस जालक के कारण, परंतु ठोस जालक के कारण विशिष्ट ऊष्मा में योगदान, विशिष्ट ऊष्मा में योगदान कितना होता है बच्चों, Cb बराबर 3/2, Cb बराबर 3/2 n kV के बराबर। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका K लैटिस को और क्या लिख सकते हो आप, यदि ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 1/3 Cb, 1/3 Cb लैम्डा C बार। देखो यहां से जो आपका n kb/2 है, n kb/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Cb/3 क्या हो जाएगी, Cb/3, और इसको कहाँ चिपका दोगे, समीकरण नंबर 6 में। तो K लैटिस आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/3 Cb लैम्डा C बार। Cb क्या है, विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लैम्डा माध्य मुक्तपात, C बार आपका क्या है, माध्य वेग। तो ये आपको ठोस की जालक ऊष्मा चालकता प्राप्त हुई। लेंथी टॉपिक है बट करना पड़ेगा, ओके। तो वैसे तो यहाँ तक आपकी यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे यदि इस यूनिट की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।